सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। आज इसमें हम लोग क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट, मास, सब कुछ, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह सब कुछ जान लेंगे। तो और आप लोगों की डिमांड थी टेलीग्राम ग्रुप बनाने की, तो टेलीग्राम ग्रुप बन गया है। अब अपने डाउट्स वहां पे हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पहला जो लिंक है टेलीग्राम का ही है, आप जाके अभी ज्वाइन कर सकते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, मैंने यहां लिखा हुआ है ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन है क्या, उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे मैग्नेट्स होते हैं, दो मैग्नेट्स दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, रिपेल भी करते हैं, है ना, या फिर दो चार्जेस के बीच में जो होता है अट्रैक्शन, है ना। तो ग्रेविटेशन भी एक अट्रैक्शन ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, एक अट्रैक्शन वाला फोर्स है, जो कि किसकी वजह से होता है, मास की वजह से होता है ना। समझ में आ रहा है आपको कि दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, दोनों का कुछ मास होगा m1 और m2, ठीक है। इनके मास की वजह से जो दोनों ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं हम लोग। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा समझना है ना कि मास की वजह से जो अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। द phenomena of attraction due to masses of body, ठीक है। देखिए कितनी, मतलब कितना ज्यादा आसान हो गया यहां पे कि एक ऐसा अट्रैक्शन का फेनोमेना जो किसकी वजह से होता है, मास की वजह से, ऑब्जेक्ट्स के, बॉडीज के मास की वजह से होता है, उसको हम लोग सिंपली क्या लिख देते हैं भैया, ग्रेविटेशन लिख देते हैं। तो पहला, सबसे पहला योगदान जो ग्रेविटेशन में था वो किसका था, जी सर, न्यूटन बाबा का था। तो हम लिखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, आप लोगों को तो पता ही होगा। हाँ, और अगर नहीं पता है तो देखिए बहुत आसान है। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहां एक और चीज आप लोग जोड़ लीजिए, यूनिवर्सल, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको क्यों कहा जाता है, पहले ये देखते हैं। क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में, सिर्फ अर्थ पे, सिर्फ हम लोगों के बीच में नहीं, ये पूरे यूनिवर्स में, वैसे फिजिक्स की बहुत सारी चीजें, सारी चीजें पूरे यूनिवर्स में काम करती है, लेकिन ये जो है ये पूरे यूनिवर्स में काम करता है, ये भी मान सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, आप बोलिएगा सर आपने तो बस लिख दिया, बताया तो है ही नहीं क्या है। हाँ तो चलिए सर जानते हैं कि क्या है ये। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है भैया, m1 है, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है भैया, m2 है, ठीक है ना। और उनके बीच का, उनके सेंटर से डिस्टेंस हमारा जो है वो d है, ये मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो क्या कहता है ये ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है ना, कि जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब m1 इंटू m2 के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन दोनों के बीच का क्या होगा, इंक्रीज होगा। सर समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें कि अगर मास बढ़ा रहे हैं तो देखिए ये बढ़ेगा ही, दोनों इनटू में है ना, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बढ़ेगा ही, और फोर्स भी हमारा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ये क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है ना, कि इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। क्या ये इनवर्स स्क्वायर रूल से आता है, ये बहुत जगह होते हैं, चार्जेस में भी होते हैं, अभी मैं बताऊंगा थोड़ा आगे जब जाएंगे हम लोग, कांस्टेंट वगैरह लेंगे तो बताऊंगा ही वैसे। तो देखिए हमको क्या समझ में आया ना, कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे ना सर, तो फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे इसका मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी इंक्रीज करता जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इससे हमको क्या मिल सकता है, जब दोनों का हम कंबाइन कर दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज
क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया सर, ये तो समझ में आ गया होगा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया हम लोग क्योंकि दोनों तरफ फोर्स ही है ना। हाँ, अब देखिए अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक हम लोगों को इज इक्वल टू अगर देंगे तो वहां पे हमको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए ये सिंबल हटाते हैं हम लोग, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो आप बोलिएगा सर इज इक्वल टू दिए तो कांस्टेंट किधर है। हाँ सर, कांस्टेंट भी देना पड़ेगा। तो यहां पे कैपिटल जी क्यों लिए सर, क्योंकि ग्रेविटेशन का बात करें तो कैपिटल जी, और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर कि ये तो कांस्टेंट है ना, ये देखिए ये एक फॉर्मूला हमारा नहीं बन गया। बिल्कुल सर, एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन इसमें ये कांस्टेंट है तो सर इसकी वैल्यू भी तो कुछ होगी ना। बिल्कुल होगी सर, बहुत सही पकड़ा है आप लोगों ने। तो इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है g इज इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब बोलिएगा सर इसका यूनिट नहीं होता है क्या। यूनिट होता है सर, बहुत भयंकर यूनिट होता है, बहुत अटपटा सा यूनिट होता है। तो वो यूनिट हम लोग बनाएंगे, मतलब याद नहीं रखेंगे, देखेंगे कि यूनिट आया कहां से। सिंपल देखिए, ये g इधर है, ये यहां अपॉन में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो डी स्क्वायर इंटू एफ इज इक्वल टू, ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, m1 इंटू m2 नीचे आ जाएगा, इधर ऊपर था तो यहां सिर्फ बच जाएगा g। ठीक है, ये सिंपल क्यों कर रहे हैं ना ऐसा, ताकि हम लोगों को इसका क्या यूनिट पता लगे और हम लोग यहां पे पुट कर सके। ठीक है, याद रखने के लिए। अब देखिए d क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं सर, मीटर में। ऐसा यूनिट ले रहे हैं मीटर, याद है ना। हाँ, तो डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एफ का फोर्स का न्यूटन होता है सर, और क्या हो जाएगा बाय क्या है ये m1 इंटू m2। m1 मास को हम लोग केजी में लिखते हैं तो केजी का स्क्वायर। तो देखिए ये यूनिट हमारी बन गई, क्या बन गई सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए अब आप बोलिएगा सर इतना अटपटा सा यूनिट इसका कैसे आ गया, तो अभी तो मैंने बता दिया सर आप लोगों को कि कैसे आ गया, इस फॉर्मूला से ही निकाल के मैंने बता दिया, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, अभी देखिए न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सर आपने तो लिखा ही नहीं, है ना, बस आपने समझा दिया। हाँ, तो इसका हम लोगों को लॉ भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स every another object with a force। देखिए क्या बताए थे अभी मैंने कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इसको, ये ऑब्जेक्ट भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन किस फोर्स के साथ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना, with a force which is directly proportional to product of their masses। ठीक है, और क्या है, देखिए सेम जो हम लोगों ने यहां लिखा ना मैथमेटिकली, ये है स्टेटमेंट है इसका, हम लोगों ने जहां मैथमेटिकली लिखा ना उसी को बस स्टेटमेंट में बना के लिखना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, हमने ये वाला पॉइंट लिख लिया, ये भी तो पॉइंट है ना। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड यहां लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई, बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट attracts every another object with a force which is directly proportional to product of their masses। directly proportional का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मास घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर उनके सेंटर का भी आप बोल सकते हैं। बस आपको याद रखना है, इतना सा कुछ नहीं है, ये इनवर्स स्क्वायर रूल से आता है। मतलब देखिए ये बहुत जगह अप्लाई होता है, आप लोग आगे भी पढ़िएगा ना तो उसमें भी, यहां थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम कि देखिए अगर चार्ज है, दो चार्ज है भैया Q1 और Q2,
फिर से डिस्टेंस हम लोग डी ही ले रहे हैं इसका, ठीक है, डी ही लेंगे वैसे। हाँ, तो इसमें भी सेम चीज अप्लाई होगा कि फोर्स इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो भी क्या होगा कि Q1 इंटू Q2 बाय डी स्क्वायर ही होगा, ये अपॉन में ही रहेगा, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर रूल से यही आएगा। फिर अगर इसको हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, वैसे हम लोग को पढ़ना नहीं है अभी इसके बारे में, फिर भी लगा देते हैं के कांस्टेंट, ठीक है, Q1 इंटू Q2 बाय डी स्क्वायर, ये आ गया हमारा यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर रूल से आता है क्या कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलिएगा सर कि आपने कैपिटल जी के बारे में तो बता दिया, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, लेकिन स्मॉल जी जो है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो क्या है सर? तो अभी हम लोगों को वही देखना है। देखिए मैंने यहाँ पे अपना वो वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया याद रखने के लिए, हो सकता है हम लोग भूल जाए तो आप लोग देख के बता दीजिएगा, वैसे तो आप लोगों को याद हो गया होगा अभी तक। हाँ, मुझे आप पे बहुत भरोसा है, आप लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या अभी हम लोगों को स्मॉल जी की वैल्यू पता करनी है। स्मॉल जी होता क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको कहते क्यों है, वेट क्या होता है, मास क्या होता है, सब कुछ अभी हम लोग अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। देखिए क्या मान लेते हैं एक प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ ही मान लेते हैं अपना, हमारा जो सबसे फेवरेट प्लैनेट है अर्थ, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है। बहुत बढ़िया अर्थ बना भैया हमारा, बहुत ज्यादा सही बना, इतना अच्छा तो कभी नहीं बनाया था मैंने। ये ऊपर लिखते थोड़ा सा, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे कितना लग रहा है, स्मॉल जी कहां से आया, वो सारी चीजें अभी देखेंगे। मान लीजिए ये बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, कप्पू रख देते हैं इसका नाम, कि भैया ये कप्पू है हमारा, जो कहां खड़ा है, अर्थ के ऊपर खड़ा है। और इसी का एक भाई है जो कि यहां पे अर्थ के दूसरे साइड पे खड़ा है, उसका नाम क्या है, कप्पू का नाम क्या था भैया, चप्पू था। हाँ, बहुत सारे लोगों को याद होगा कप्पू का नाम चप्पू, कप्पू का भाई का नाम। तो हम लोगों को इसके इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स अभी पता नहीं करना है, हमको किसका पता करना है ना, ये जो हमारा अर्थ भैया है, ठीक है, ये उनका सेंटर है, ये हमारे अर्थ भैया और ये जो कप्पू भैया है, इन दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमको पता करना है कि कितना होगा, कैसे लगेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन किस पे, कप्पू का पहले निकाल लेते हैं भैया, है ना, बड़े भैया हैं कप्पू, उनका निकालते हैं पहले। तो देखिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए कि दोनों के डिस्टेंस दोनों में कितना दूर है, यही था ना, उसमें दो मास होता था, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग नीचे रखते थे, देखिए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, तो ये देखिए यहां पे जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर नहीं है क्या, अर्थ के रेडियस के बराबर तो होगा ना सर। हाँ, तो अर्थ का रेडियस क्या है सर, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये हमारे अर्थ का रेडियस है, ठीक है। तो अब देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन कप्पू निकालते हैं, क्या हो जाएगा यहां जी तो हमारा वही रहेगा, कैपिटल जी, ये तो कांस्टेंट है ना सर, हाँ कांस्टेंट रहेगा। m1 हम मान लेते हैं, किसको मान लें, m1 अर्थ ऑफ मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ क्या है सर, ये भी तो याद रहना चाहिए ना हम लोगों को। तो मास ऑफ अर्थ है हमारा 6 इंटू 10⁻24 kg है हमारा, ठीक है। तो यही m मास ऑफ अर्थ हमको पुट करना पड़ेगा, तो m हमने कैपिटल M ले लिया, मास ऑफ अर्थ, और इसका भी तो कोई मास होगा ना, तो मास ऑफ कप्पू mk, मास ऑफ चप्पू mc, ठीक है, मास ऑफ कप्पू है mc और ये mk मास ऑफ कप्पू है, ठीक है। तो मास ऑफ कप्पू हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पे mk, और नीचे क्या होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो ये रेडियस ही है ना डिस्टेंस, तो रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, मास फोर्स एक्टिंग ऑन कप्पू हो गया। अब चप्पू का भी सिमिलरली निकल जाएगा हमारा, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्रदर ऑफ कप्पू, दैट इज चप्पू, ठीक है। ये हम लोगों का आ गया। अब यहां पे फिर से जी, कैपिटल जी रहेगा हमारा, सेम मास ऑफ अर्थ भी तो सेम रहेगा ना, और रेडियस ऑफ अर्थ भी सेम रहेगा। यहां पे कुछ चेंज हो रहा है क्या, हाँ सर, एक चीज चेंज हो रही है, क्या, मास ऑफ कप्पू से मास ऑफ चप्पू पे आ गए हम लोग, है ना। हाँ, तो सर एक चीज आपको देखने में लग रहा होगा, यहां पे दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यूज हैं कि कैपिटल जी, कैपिटल एम और जो आर है, उसका वैल्यू जो होगा वो अर्थ के लिए तो सेम होगा ना सर,
नहीं होगा। देखिए अगर मान लीजिए यहां पे देखिए मास ऑफ कप्पू, यहां पे मास ऑफ चप्पू, अगर हम इसका मान लीजिए इसका मार्कर का वेट है कुछ भी 20 kg 10 kg मान लेते हैं, ठीक है। उस 10 kg को अगर हम यहां पुट कर दें इन सारे वैल्यूज के साथ, तो हमको पता लग जाएगा ना इसमें अर्थ से कितना फोर्स प्रोवाइड हो रहा है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत ज्यादा। जैसे मेरा मास है, मेरा कुछ मास है, ठीक है, मैंने यहां पे अपने मास को पुट कर दिया, तो हमको पता लग जाएगा ना हम पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है इस पूरे प्लेनेट पे, है ना। तो देखिए इस पूरे प्लेनेट के लिए, अर्थ के लिए हमारा ये सारा वैल्यू सेम रहेगा, है ना। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ई लगा रहा हूं क्योंकि ये मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो ये सारा चीज सेम था, इसीलिए इसको एक वैल्यू दे दिया गया, क्या? जी, स्मॉल जी। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, तो ये हमें हम लोगों ने अर्थ लगाया, तो इस पे भी अर्थ लगेगा हमारा। यही हुआ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा यही है, ठीक है। स्मॉल जी हमारा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, तो देखिए अब देखिए ये सारे कांस्टेंट्स थे, इन सबके वैल्यूज अगर आप पुट कीजिएगा तो अप्रॉक्स कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया एक्सेलरेशन का यूनिट, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे भी लग रहा है आप लोगों को हल्का हल्का अप्रोच कर रहे होंगे। तो चलिए अभी तो जानेंगे वैसे इसका थोड़ा डिटेल में। तो देखिए क्या ये मतलब अप्रॉक्स वैल्यू है हमारा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर इक्वेटर की बात करें और पोल्स की बात करें, पोल्स पे क्या होता है? फ्लैट हो जाता है अर्थ, वहां का रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा थोड़ा, इक्वेटर के मुकाबले इक्वेटर में ज्यादा हो जाएगा हमारा रेडियस, है ना। तो ये हम लोगों ने अप्रॉक्स माना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये जी एम किसका? मास ऑफ प्लैनेट, ये प्लैनेट ही है ना, अर्थ हमारा फेवरेट प्लैनेट। रेडियस ऑफ प्लैनेट, अगर हम जी रेडियस ऑफ प्लैनेट और मास ऑफ प्लैनेट रख दें और साथ में किसी का मास पुट कर दें, तो पता लग जाएगा ना आपको सर कि आपका वहां पे कितना क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को ही तो हम लोग वेट कहते हैं सर। समझ में आया? तो देखिए इन सबको हटा के हम ये जी रख सकते हैं, तो सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या पता लग गया सर कि जी इंटू ये क्या है? एम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला पता लग गया। और ये कुछ नहीं है, यही हमारा क्या है सर? वेट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? वेट बोलते हैं। वेट इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अगर हम कर देते हैं तो हमारा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकल जाता है। लेकिन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कहां निकला? उस प्लैनेट पे निकला, समझे। वेट क्या होगा? चेंज होगा प्लैनेट टू प्लैनेट। अगर आप यहां पे, हाँ चलिए मून की बात करते हैं। अगर हम लोगों ने यहां पे मून का सारा चीज रखा तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है, मतलब ग्रेविटी ऑफ मून जो है वो क्या होता है? 1/6 ऑफ होता है ग्रेविटी ऑफ, ये मून है ना, ग्रेविटी ऑन मून इस क्या होता है? 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ होता है, ठीक है। मतलब अगर किसी आदमी का वेट यहां पे अर्थ पे 120 किलो है, तो वहां पे उसका वेट 1/6 हो जाएगा, मतलब अप्रोक्स 20 kg हो जाएगा मून पे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आदमी मोटा है, भारी है, तो वो मोटा नहीं है, वो बस गलत प्लेनेट पे है। अगर वो चांद पे जाता है तो उसका मास वेट सिर्फ 20 kg हो जाएगा, ठीक है। वेट कैसे? अगर यहां पे हम पुट कर दें क्या, ये 1/6 ऑफ अर्थ है ना, तो 1/6 ऑफ यहां मून का अगर निकाल रहे हैं तो 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पुट करना पड़ेगा, और मास पुट करेंगे तो हमारा वेट ऑन मून पता लग जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या? मास, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है। वेट ऑफ मून नहीं लिख रहे हैं, गौर कीजिएगा इस बात पे, इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। देखिए ये भी हमारा एक फॉर्मूला मिल गया हमको। देखिए कितने सारे फॉर्मूलाज यहां पे मिल रहे हैं। वैसे ऑल फॉर्मूलाज की वीडियो तो हम लोग बनाएंगे इसके बाद, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए कि अगर वेट आपका अर्थ पे कुछ है, तो अगर आप मून पे जा रहे हैं तो वहां पे आपका वेट 1/6 हो जाएगा, ठीक है। आपको बस पुट क्या करना है? मास, ये जी और ई का वैल्यू उस प्लैनेट पे पुट करना है, ठीक है। तो आपको सारा चीज मिल जाएगा आपका। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहते हैं? बहुत ज्यादा आसान है। आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला देखा होगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है।
तो भैया फोर्स यहां पे भी है, मास यहां पे भी है, ठीक है। तो ये g क्या है, g क्या है सर, ये तो एक्सेलरेशन ही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी हम लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं है। यहां पे अगर बात करें यहां पे g की वैल्यू, g क्या फॉर्मूला की बात करें तो क्या अर्थ की बात कर रहे हैं, ये है g का फॉर्मूला। ये आया कहां से, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाय स्क्वायर रेडियस अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, स्क्वायर। और अगर देखिए यहां पे अर्थ का हम लोग सारी चीजें पुट कर रहे हैं ना, यहां पे अगर हम लोग मून का या फिर किसी सैटेलाइट, मून तो सैटेलाइट है, या फिर किसी और प्लेनेट का पुट करें, मतलब मून का ही देख लेते हैं। यहां पे अगर हमको ग्रेविटी ऑन मून पता करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जी का वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये हमारा एम हो जाएगा, क्यों, मास ऑफ मून हो जाएगा, है ना। ये क्या है, रेडियस ऑफ मून और उसका स्क्वायर। अगर हम ये वाला वैल्यू हम अगर पुट कर दें तो हमारा मून का भी पता लग जाएगा कि हमारा वेट क्या है, फोर्स कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मून पे कितना लग रहा है हम लोगों पे, सब चीज हमको पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला पहले पता लग गया हम लोगों को, इस फॉर्मूला से हमको जी की वैल्यू और जी का फॉर्मूला भी मिल गया हमको, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला मिल गया। साथ में ये भी पता लग गया कि वेट अगर आपको निकालना है तो हमको सिर्फ मास पता रहना चाहिए, और उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वेट भी निकल जाएगा। और अगर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्पेसिफिक प्लैनेट का है, मतलब अगर आपको मून का पता है, अगर आपको मार्स का पता है, उसके साथ अगर इस मार्कर का मास मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इस मार्कर का वेट हमको उस प्लैनेट पे कितना होगा ये पता लग जाएगा, सिंपल। और अब बेसिकली कुछ बचा नहीं है इसमें बताने के लिए। हाँ, लास्ट है हमारा बस फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है ना, बस ऐसे ही सिंपल किसी चीज को छोड़ दिए हम लोगों ने, मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, यही स्मॉल जी जो है हमारा, इसी के इन्फ्लुएंस में कोई चीज अगर फॉल हो रही हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स वगैरह ऑल फार्मूलाज वाली वीडियोस भी बना देंगे। अगर आप इसका आज प्रीमियर देख रहे हैं तो अप्रोक्स मैक्सिमम 2 दिन बाद आपको इसका ऑल फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स वाली वीडियोस मिल जाएंगी। हो सकता है मैं अभी बना लूं और कल फिर से उसको प्रीमियर कर दूं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।